हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में पूरे भौतिकी से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। और ये पूरे भौतिकी का निचोड़ है, एकदम पूरा भौतिकी में से चुन चुन के प्रश्न लाया गया है जो बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाले हैं और जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं वो प्रश्न आपको हम पढ़ाएंगे। और ये जो 50 टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू, ये भौतिकी का एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग निचोड़ क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, जो भौतिकी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे 50 के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है ना, पढ़ाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, बस आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको याद रहे। चलिए क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाबू, यहां पे देखिए सब्सक्राइब ऐसे दबाइएगा, ये घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन को आपको ऑल पे दबा देना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और दूसरा काम आपको करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है बाबू। एक एक क्वेश्चन जो है ना ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो एकदम क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और सारा का सारा प्रश्न बाबू याद कर लेना है, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय हुए हैं। ठीक है ना, गिने चुने दिन हैं, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। पहला नंबर प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कौन सा है आपको बताना है। किसी भी दूरी पे रख दिया जाए, यहां पे भी वस्तु रहे, इतना दूर भी रहे, इतना दूर भी रहे, इतना दूर भी रहे, लेकिन उसमें क्या होगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आपको बताना है कि वस्तु को कहीं पे भी रखिए, कितना भी पास रखिए, कितना भी दूर रखिए, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ये कौन सा दर्पण है, तो आपको याद रखना है बाबू किस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो एक तो हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरा देखने वाला जो दर्पण होता है उसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण में तो एक चेहरा आपका सीधा बनता है। ठीक है ना, ये नहीं ना कि मतलब मुंडी नीचे चला गया पैर ऊपर चला गया, ये होता है उल्टा। ठीक है ना, हम लोग अगर अपना चेहरा देखते हैं तो जो मुंडी है वो ऊपर है तो मुंडी ऊपर दिखाई देता है, पैर नीचे है तो पैर नीचे दिखाई देता है, नहीं ये सीधा प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, और अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो मतलब क्या हुआ, पैर चला गया ऊपर और मुंडी चला गया नीचे, ये उल्टा प्रतिबिंब है। तो बाबू सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, एक तो आपका समतल दर्पण में सीधा बनता है, और दूसरा आप लोग देखे होंगे जो गाड़ी का साइड मिरर है मोटरसाइकिल में, आप लोग दो ऐसे शीशा आप लोग देखे होंगे, मोटरसाइकिल के हैंडल में दो शीशा आप लोगों का लगा हुआ दिखाई देता होगा, उसमें भी देखिएगा वस्तु कितना भी दूर हो कितना भी पास हो एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जो मोटर गाड़ी आप लोग देखते होंगे, जो 4 चक्का का गाड़ी है, 8 चक्का है, 10 चक्का है, जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें भी बाबू ये लुकिंग ग्लास जो होता है यानी जो साइड मिरर होता है वो भी बाबू उत्तल दर्पण होता है और उसमें भी एकदम सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दूगो में आपको याद रखना है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, एगो समतल में बनता है और एगो उत्तल में आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को चाहे पास रखिए चाहे वस्तु को कितना भी दूर रखिए। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है बाबू, अवतल लेंस में अगर वस्तु को पास रखिएगा तो सीधा बनेगा। ठीक है ना, अगर वस्तु को ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये वस्तु को पास में रखिएगा सीधा और वस्तु को दूर में रखिएगा तो ये उल्टा बना देता है। यानी अवतल में क्या होता है, सीधा उल्टा दोनों बनता है, लेकिन जो समतल है इसमें सीधा बनेगा, उत्तल में सीधा बनेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बाबू,
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, समतल दर्प यहां पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब यहां पे क्वेश्चन आया कि जो समतल दर्पण है, यानी बाबू एकदम जो सीधा है, ना ही उठा हुआ होता है ना ही धंसा हुआ होता है, समतल दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, आपको याद रखना है। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, यह भी साथ में आपको याद रखना है। बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, आपको याद रखना है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण में बाबू कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा बनता है। क्या बनता है बाबू? सीधा प्रतिबिंब एकदम बनता है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक होता है, इसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पे यानी उसका फोटो कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक है। तो आपका यहां पे आप ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो ये काल्पनिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? यह भी 10-12 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्रों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? अब इसमें आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। यह भी क्वेश्चन जितना देखिए, हम इसमें आपको 50 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और यह भौतिकी का टॉप 50 क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो इसे आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है बाबू? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। अब आपको याद रखना है, लेंस की क्षमता का एक और ऐसा ही मात्रक होता है, आपको याद रखना है मीटर इनवर्स, ठीक है ना। यहां पे आपको याद रखना है मीटर इनवर्स, इसका ऐसा ही मात्रक होता है एक मीटर इनवर्स। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये मतलब ये सबसे ज्यादा आता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यहां पे 4 मीटर है, अब बट्टा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई कितना है? 2 मीटर। तो इसमें मात्रक ही कट जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बाबू? जो मात्रक है यही कट जाता है। तो इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि जो इसमें मात्रक होता है वो पहले ही कट जाता है। तो ये मात्रक विहीन होता है और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस का आवर्धन नहीं होता है। दर्पण का भी आवर्धन नहीं होता है, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो आपको याद रखना है साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सो जाएगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। और ये स्नेल का नियम का गणितीय रूप है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो स्नेल के नियम का गणितीय रूप होता है साइन आई बटा साइन आर। अब एक अगला क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो बाबू दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ये भी बहुत ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी कितना नियम होता है? दो ही नियम होता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, इसे आपको याद रखना है। परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो बाबू, इसमें दो फोकस होता है, F1 और F2, और दो वक्रता केंद्र भी होता है, 2F1 और यहां पे 2F2। ये क्या है बाबू? वक्रता केंद्र है। तो ये दूगो वक्रता केंद्र भी होता है और दूगो फोकस भी होता है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में दो वक्रता केंद्र भी होते हैं, यानी दूगो फोकस होता है, दूगो वक्रता केंद्र होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है? तो m बराबर बाबू v बटा u। v क्या है? तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, u क्या है? वस्तु की ऊंचाई। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो ये v बटा u के बराबर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। टॉप लेवल का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहां पे आवर्धन आपको पता ही है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका मात्रक विहीन होता है। अब देखिए बाबू, हम यहां पे आपको फिजिक्स का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एकदम आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को बाबू हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्यों अभिसारी लेंस बोलते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा करता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। जबकि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। क्यों इसे अपसारी बोलते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो प्रकाश की किरणों को यह फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस बोला जाता है। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसे आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में बाबू जल का प्रयोग किया जाता है, घिसने के लिए जल का यूज होता है। दूसरा कांच, कुछ लेंस जो होते हैं वो कांच के बने होते हैं, कुछ लेंस जो होते हैं फाइबर यानी प्लास्टिक के बने होते हैं। लेकिन लेंस बनाने में बाबू मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। मिट्टी लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका किसका प्रयोग किया जाता है? जल का प्रयोग घिसने के लिए, कुछ लेंस जो होते हैं वो कांच के बने होते हैं, कुछ लेंस जो होते हैं प्लास्टिक यानी फाइबर के बने होते हैं। इसे आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? आ गया। पहले था कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कौन सा लेंस जो है वो अपसारी लेंस है। अपसारी यानी प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो कौन सा लेंस बाबू अपसारी लेंस होता है? देखिए, ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा बाबू? ये फैला देता है। तो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। इसे आपको याद रखना है। जो अवतल लेंस होता है ये अपसारी लेंस होता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और जो उत्तल लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल होगा कि अवतल होगा कि समतलोत्तल होगा कि इनमें से कोई नहीं? अब यहां पे क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है इसका फोकस दूरी दिया है
कितना दिया है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि दर्पण कौन सा है, तो फोकस दूरी से ही आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये उत्तल है कि अवतल है। अब देखिए फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। अब इसी से आपको पता लगा लेना है फोकस दूरी से ही कि ये उत्तल है कि अवतल है। अब देखिए इसका फोकस दूरी किस में है बाबू, यहां पे प्लस में है। प्लस में किसका फोकस दूरी होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है। तो यहां पे प्लस 20 दिया है, तो ये बाबू किसका होगा, उत्तल दर्पण का होगा। यहां पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब यहां पे लेंस का बोल रहा है, तो आप लोग यहां पे याद रखिएगा उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, या यहां पे बाबू हमारे उत्तल लेंस हो, ठीक है ना। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अवतल दर्पण हो, यहां पे अवतल दर्पण हो या अवतल बाबू आपका लेंस हो, ठीक है ना। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसे आप लोग याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, धनात्मक यानी प्लस में होता है। तो किसका प्लस में होता है, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का। देखिए इसमें क्या दिया है, तो यहां पे दिया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पे हम लोग टिक करेंगे, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा, और इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण किस ओर मुड़ जाती है। विरल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है ना, कमजोर आपको याद रखना है। विरल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है ना, कमजोर होता है। सघन का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, आपको याद रखना है। तो जब कमजोर आदमी मजबूत लोगों में जाता है तो क्या होता है, तो कमजोर आदमी मजबूत आदमी में जाता है तो झुक जाता है, यानी मतलब वो ऐसे तन के खड़ा नहीं होता है। मजबूत आदमी में अगर कमजोर आदमी जाता है, गरीब आदमी, तो ऐसे वो मतलब कंधा झुका के रहता है, झुक के रहता है। यानी क्या क्या होता है कि विरल माध्यम से यानी कमजोर माध्यम से जब सघन माध्यम में मजबूत आदमी में माध्यम में जाता है तो बाबू क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। बोल रहे किरण किस ओर झुकती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे देखिए आपको ऐसे ही याद रखना है, कमजोर, विरल का मतलब होता है कमजोर और सघन का मतलब होता है मजबूत। कमजोर आदमी जब मजबूत आदमी में जाएगा तो क्या होगा, झुक जाता है, झुकता है कि नहीं, झुक के चलता है, यानी वो क्या होगा, जो किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर सघन से विरल माध्यम में आएगा, सघन से बाबू विरल, तो सघन क्या है, मजबूत आदमी। मजबूत आदमी जब कमजोर आदमी में जाता है तो क्या होता है, ये कमजोर आदमी है विरल। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, नहीं मजबूत आदमी जब कमजोर आदमी में जाता है तो कैसे ऐसे सीना उतान करके चलता है कि नहीं, तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है, यानी वो क्या होता है, और चौड़ा होता है, अभिलंब से दूर हटता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि जो मानव नेत्र यानी जो मानव का आंख है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आदमी के आंख में बाबू कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। अब आप लोग बोलिएगा सर जी आप उल्टा बता रहे, नहीं ये उल्टा ही होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो बाबू आपका नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको याद रखना है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आपको याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो किरणें हैं उसका अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है, तो आपको याद रखना है
यहाँ पे उनका दृष्टि पटल के यहाँ पे बाहरी पृष्ठ पे कि अभिनेत्र के आंतरिक पृष्ठ से कि नेत्रोदय के यहाँ पे आंतरिक पृष्ठ से, अंतर पृष्ठ से। तो यहाँ पे नेत्रोदय के अंतर पृष्ठ से क्या होता है बाबू, अधिकांश जो प्रकाश की किरणें हैं यहीं से अपवर्तित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है। आपको पता होना चाहिए आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेटिना, रेटिना को हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पे कहां बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। अगर रेटिना पे वस्तु बनेगा तो हमें साफ वस्तु दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर रेटिना पे वस्तु नहीं बनेगा तो हमें वस्तु धुंधला दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो आपको याद रखना है रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। एक स्वस्थ आंख कितना दूर तक का वस्तु देख सकता है, तो हम लोग छत पे सोते हैं तो तारा बाबू देखते हैं कि नहीं, स्टार देखते हैं, कभी जलता है कभी बुझता है, ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। वो तारा कहां पे है बाबू, अनंत में है, ठीक है ना। अगर हम लोग बाइक भी ले लें और फुल स्पीड में जिंदगी भर चलाते रह जाएंगे और सोचेंगे कि तारा के पास पहुंच जाए, तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही दूर है, वो अनंत में है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है। तो हम कितना दूर का वस्तु देख सकते हैं, तो अनंत तक का वस्तु हम लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक का हम वस्तु देख सकते हैं। लेकिन स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी कितना होता है, सबसे कम कहां तक देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं, यह न्यूनतम दूरी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। स्पष्ट दर्शन का दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, और निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अब किस उपकरण में बाबू धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, देखिए ए मीटर है, ए मीटर में बाबू क्या होता है, इसमें भी एगो प्लस होता है और माइनस होता है। वोल्ट मीटर जो होता है इसमें भी क्या होता है बाबू, एगो प्लस होता है एगो माइनस होता है। लेकिन जो कुंडली होता है, कुंडली इस प्रकार से होता है, इस पे वायर लपेटा होता है, इसमें क्या होता है आपका प्लस और माइनस, इसमें नहीं होता है। कुंडली में आपको याद रखना है प्लस माइनस नहीं होता। प्लस माइनस किस में होता है, ए मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, बैटरी में होता है प्लस माइनस का चिन्ह, लेकिन कुंडली में नहीं होता। यही आपसे पूछ रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कुंडली में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो आपको याद रखना है लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है ये अधिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये 700 प्लस होता है, 700 से ज्यादा इसका तरंगदैर्ध्य होता है। और जो बैगनी रंग होता है, अब ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, कितना, 380 होता है, ठीक है ना, 380 के लगभग होता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो आपको याद रखना है लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। और किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णित होता है। अधिक प्रकीर्णित का मतलब वो कणों से टकरा के बाबू कौन सबसे ज्यादा रंग फैलता है, ये आपको बताना है। वो कौन सा रंग है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा फैलता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ कि कण से टकरा के जो सबसे ज्यादा फैलेगा वो प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। तो वायुमंडल में कौन सा वर्ण, वर्ण का मतलब होता है बाबू रंग, यानी प्रकाश का वो कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, सबसे ज्यादा फैलता है, तो आपको याद रखना है नीला। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन इतना ज्यादा होता है कि दिन में हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन आकाश का रंग वास्तव में कैसा है, काला है, लेकिन हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आप लोग याद रखिएगा। और वायुमंडल में किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब यहां पे आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव कौन सा प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। टिंडल प्रभाव में भी क्या होता है बाबू, जो कण होते हैं, मतलब जो यहां पे कण होते हैं, मतलब लाइट होता है वो कण
से टकरा के बाबू फैलते हैं, ठीक है, ये भी होता है प्रकाश के प्रकीर्णन में। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाबू आकाश कैसा दिखाई देगा? अगर हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा तो वहां पे तो बाबू कोई धूलकण नहीं है, धूलकण नहीं है तो वहां पे तो नीला रंग फैलेगा नहीं, नीला रंग नहीं फैलेगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है काला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो जो आकाश है ये काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश में देखिए वही क्वेश्चन है कि जो दृश्य प्रकाश यानी जो देखने योग्य प्रकाश है उसमें किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो आपको याद रखना है लाल रंग, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? तो आपको याद रखना है बैगनी, बैगनी का कम होता है, लाल का अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम बाबू क्या होता है? तो जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और जो ये 7 रंगों में बाबू विभक्त होता है यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो स्पेक्ट्रम बाबू किससे बनता है? तो यहां पर ये प्रिज्म से बनता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि स्पेक्ट्रम किससे बनता है तो आपको याद रखना है प्रिज्म। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए प्रिज्म का जरूरत पड़ेगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि जो प्रिज्म है ये कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म बाबू कितने सतहों से घिरा होता है? जो प्रिज्म है ये 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है? जो स्पेक्ट्रम यहां पे बनाए हैं बाबू इसमें सबसे ज्यादा झुकाव देखिए यहां पे सबसे लास्ट वाला, सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। बैगनी का झुकाव बाबू सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो बैगनी होता है ये कमजोर होता है, और कमजोर लोग कहीं पे झुक के रहते हैं, ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है, कमजोर है। और किस रंग का झुकाव कम होगा? तो देखिए लाल रंग, लाल रंग जो होगा वो कम झुकेगा, क्योंकि लाल रंग मजबूत रंग है, इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो ये कम झुकेगा। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कम अधिक होता है तो इसका झुकाव कम होता है। बैगनी रंग का झुकाव ज्यादा होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है, तो ये ज्यादा झुक जाता है, ठीक है ना। तो यहां बोल रहा है स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है? तो आपको याद रखना है बैगनी। बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है, जो कमजोर आदमी होते हैं वो सबसे ज्यादा झुकते हैं, तो बैगनी कमजोर रंग है तो इसका झुकाव अधिक होगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव कम होता है, तो लाल रंग मजबूत रंग है, ये कम झुकेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहां पे आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है V=IR, ये आप लोग मेन फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। V= क्या होता है? IR। यहां पे R क्या है बाबू? तो यही है प्रतिरोध। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, इसी का मान आपको निकालना है। अब देखिए I और R के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, यानी गुणा का चिन्ह है। आई यहां पे गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। V/I बराबर इधर क्या बच जाएगा? R। R का मान निकल गया ना, R यानी प्रतिरोध। वही बोल रहा है प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो V/I। अब इसे आप लोग या करके सीधा लिख सकते हैं, R बराबर क्या होता है? V/I। R को पहले लिख दीजिए, V/I को बाद में लिख दीजिए। तो R बराबर क्या होता है? V/I। ये आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है ओम का नियम, आपको याद होगा। V=IR, ये ओम का नियम है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहां से R यानी प्रतिरोध का मान निकालना है। R का मतलब होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब R का मान कैसे निकलेगा? I यहां पे गुणा कर रहा है, देखिए I और R के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह है। I यहां पे गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, V/I, यानी यहां पे सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? ये होता है 1 जूल प्रति कूलम। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही VBI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलम, ठीक है ना। तो 1 जूल, 1 अगर नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी यहां पे 1 देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 वोल्ट बाबू किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या
कहते हैं, तो आपको याद रखना है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। और धारा को बाबू किससे मापते हैं, तो आपको याद रखना है ए मीटर। ए मीटर या आ मीटर से हम लोग क्या करते हैं, धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विभव मापते हैं और विभवांतर मापते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब विभवांतर यानी विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, तो धारा मापने के लिए किसका यूज करते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारा बाबू हम लोग किससे मापते हैं, तो आपको याद रखना है ए मीटर। ए मीटर या आ मीटर से हम लोग धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं बाबू, तो विभव या विभवांतर मापते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण होते हैं। अब देखिए ये तार है, इससे करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इस तार में बाबू कौन गति करने लगता है, जब इसमें हम लोग करंट देते हैं तो इसमें क्या गति करने लगता है, तो जो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करने लगता है बाबू, भागने लगता है, ठीक है ना, दौड़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन जो हर तत्व में इलेक्ट्रॉन है, हर धातु में इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें करंट दीजिएगा ना तो जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगेगा, चलने लगता है बहुत तेजी से, ठीक है। तो जब किसी चालक को विद्युत धारा बहती जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो उसमें गतिशील कण कौन से होते हैं, कौन से कण गति करने लगते हैं, तो आपको याद है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है बाबू ये गति करने लगते हैं। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का बाबू एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। अब विद्युत हीटर आप लोग जानते हैं ना, घरों में अब ठंडी का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हीटर लाइन पे चलने वाला जो हीटर होता है इसमें एक पतला सा तार होता है। जब इसको लाइन दीजिएगा ना तो एकदम ये लाल हो जाएगा और एकदम हीट बिकने लगता है, ठीक है ना, एकदम गर्माहट देने लगता है। ये होता है, ये जो तार है बाबू ये किसका बना होता है, तो तार होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा कि विद्युत हीटर के तार किस कुंडली की बनी होती है। तो विद्युत हीटर की जो तार है बाबू वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग प्रेस करते होंगे उसमें भी नाइक्रोम का तार होता है। ये सब आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है। तो जो विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको याद रखना है उष्मीय सिद्धांत पे। उष्मीय सिद्धांत यानी जैसे ही फ्यूज बाबू हम लोग तार में जोड़ते हैं, सबसे पहले जैसे ही ज्यादा करंट आता है तो ये गर्म होके गल जाता है। गल जाएगा तो घर में करंट नहीं जाएगा, तो हमारा जो टीवी सीडी जो लगा है वो क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो आपको याद रखना है उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, यानी विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो विद्युत का बाबू सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है चांदी। अब चांदी को एजी भी लिख देता है, ठीक है ना, चांदी को एजी बोला जाता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, एजी होता है, चांदी होता है। चांदी का परमाणु संख्या पूछता है कितना होता है, तो 47 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है। आप लोग विद्युत बल्ब देखे है ना, विद्युत बल्ब का जो ये तंतु होता है यानी ये जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है यानी फिलामेंट है किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस डाली जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस डाली जाती है, निष्क्रिय गैस
डाली जाती है, ठीक है ना, जो फिलामेंट से अभिक्रिया ना करे। अगर इसमें ऑक्सीजन डाल दिया जाएगा तो इसके फिलामेंट को खराब कर देगा। इसमें कौन सा ऑक्सीजन गैस निकाल के इसमें कौन सा गैस डाला जाता है, निष्क्रिय गैस डाला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है। यहां पे आपसे प्रतिरोध का नहीं पूछा है, यहां पे बाबू आपसे प्रतिरोध का नहीं पूछा है, यहां पे प्रतिरोधकता का पूछा है, प्रतिरोधकता, ठीक है ना, यहां पे प्रतिरोधकता का पूछा है। अगर यहां पे देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। लेकिन यहां पे प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है बाबू, ओम मीटर होता है। इसे आपको याद रखना है, ओम मीटर, ये ओम का चिन्हासी है और ये मीटर का चिन्हासी है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा कि किसी चालक के प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। देखिए अब वहां पे प्रतिरोधकता था, प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक ओम मीटर। अब यहां पे खाली प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर है। वोल्ट किसका है बाबू, तो आपको याद रखना है विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, यानी जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, तो जनित्र बोलते हैं। आपको याद रखना है, जनित्र यानी जनरेटर से क्या होता है बाबू, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। अब जो डायनेमो होता है, आप लोग देखें ना, जनरेटर आप लोग देखें उसे बिजली मिलता है, लेकिन जनरेटर किस लिए चलाया जाता है, देखिएगा जनरेटर में एगो मोटर लगा होता है डायनेमो, वो क्या होता है बाबू, खूब नचता है, खूब वो नचता है। जितना जनरेटर उसको नचाएगा उतना क्या होगा, बिजली बनता है, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो उसको मोटर को हम लोग जितना नचाएंगे वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा, और जितना हम लोग नचाएंगे तो क्या बनाएगा बाबू, वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। जो आप लोग जनरेटर देखे होंगे वो चलता है, उसका चक्का नचता है और मोटर बाबू उसमें फिक्स होता है। जितना वो घूमता है, गोल गोल नचता है, उतना क्या होता है, मोटर नचता है। जितना मोटर बाबू उसमें का नचता है उतना हमें बिजली मिलता है। यानी मोटर को नचाया जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और जो मोटर नचने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है वो होता है हम लोगों का विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, तो भारत में बाबू कितनी आवृत्ति पे विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 50 हर्ट्ज पे, कितना पे बाबू, तो आपको याद रखना है 50 हर्ट्ज पे। 50 हर्ट्ज पे बाबू विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को बाबू किस में मापते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मीटर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त करते हैं, तो मीटर में व्यक्त करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक क्या होता है, तो जब तक उसमें लाइट दीजिएगा, चुंबक जब तक उसमें बिजली का प्रवाह रहेगा तब तक वो चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे ही हम लोग लाइट काट देंगे तो साधारण वो चुंबक की तरह वो काम नहीं करेगा। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए बाबू किसका प्रयोग किया जाता है, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। नरम लोहा में अगर आप लोग करंट दीजिएगा, ठीक है ना, तो ये कैसे काम करने लगेगा, चुंबक की तरह काम करने लगेगा। जैसे ही लाइट काट दीजिएगा, नरम लोहा यानी लोहा की तरह काम करने लगेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। और अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो ये इस्पात का बना होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड किए थे, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा बाबू किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एम्पियर किसका होता है बाबू, तो जो एम्पियर है वो आपको याद रखना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक
एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो यहां पे हम आपको टॉप फिजिक्स के टॉप यहां पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से कितना सही किए, और जितना भी बाबू मेरे गलती है उसे आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, फटाफट आप लोग ये सारा प्रश्न याद रख लीजिए। एक बार अगर आप लोग इसे याद रख लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।